क्या आपको पता है कि फ्रांस में एक बार एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई थी। मतलब वहां की राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को चुनाव लड़ाने के बजाय अपनी ही सरकार को करोड़ों का जुर्माना दे दिया था। बिल्कुल, मतलब भारी भरकम जुर्माना देना उन्हें ज्यादा सही लगा। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो दुनिया भर में समानता और अधिकारों की इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, वहां सत्ता की चाबी रखने वाले लोग अपनी कुर्सी पर महिलाओं को बिठाने से इतना डरते हैं कि वे इसके लिए पेनल्टी भरने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, और ये वाकया असल में उस कड़वे सच को सामने लाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब सत्ता कभी भी ना आसानी से अपना रास्ता नहीं छोड़ती। एकदम सही बात है। जब उसे लगता है कि कोई नया वर्ग उसकी जगह लेने आ रहा है, तो वो अपने ही बनाए नियमों को तोड़ने या मरोड़ने के नए तरीके खोज लेती है। और यही बात इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन इसी पर्दे के पीछे चल रहे खेल को समझना है। हम खास तौर पर जो 2026 का महिला कोटा बिल है उस पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन ये चर्चा सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज या बिल के पन्नों तक सीमित नहीं रहेगी। हमारे पास जो रिसर्च है, डेटा है और दुनिया भर के हैरान करने वाले उदाहरण मौजूद हैं, उनके जरिए हम इस सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर महिलाओं को सत्ता से दूर रखने वाली असली ताकतें कौन सी हैं। सही कहा। मतलब क्या ये हमारे मतदाता हैं जो उन्हें वोट नहीं देना चाहते, या फिर ये खुद हमारा राजनीतिक ढांचा है? देखिए, यहाँ सबसे पहले ये साफ करना बहुत जरूरी है कि इस चर्चा में हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम एकदम निष्पक्ष रहेंगे। और ना ही किसी पर निशाना साध रहे हैं। हम सिर्फ उन डेटा पॉइंट्स और शोध का विश्लेषण करेंगे जो हमारे स्रोत सामग्री में दिए गए हैं। मतलब हम ये समझेंगे कि राजनीति का ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। क्योंकि जब तक हम बीमारी के असली जड़ को नहीं समझेंगे तब तक सही इलाज खोजना नामुमकिन है ना? एकदम सही। तो चलिए इसी जड़ की तलाश से शुरू करते हैं। जब भी राजनीति में महिलाओं के कम होने की बात आती है तो सबसे आम तर्क यही सुनने को मिलता है कि जनता ही किसी महिला को अपना नेता नहीं मानना चाहती। हाँ, अक्सर यही कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारा दोष सीधे मतदाताओं के सिर मढ़ दिया जाता है। लेकिन स्रोत सामग्री में जो इंटरनेशनल आइडिया का डेटा दिया गया है वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। अच्छा, तो डेटा असल में क्या कहता है? मतलब हम समस्या को गलत जगह देख रहे हैं क्या? बिल्कुल। अगर हम इस डेटा को गहराई से देखें तो पता चलता है कि हम समस्या को बिल्कुल गलत जगह खोज रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि आम मतदाता के मन में महिला उम्मीदवारों को लेकर उतना पूर्वाग्रह नहीं है जितना हमें बताया जाता है। जब महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो जनता उन्हें वोट भी देती है। तो फिर असली रुकावट कहाँ है? मतलब अगर जनता वोट दे रही है तो असली रुकावट है खुद राजनीतिक दल। पार्टियां असल में सत्ता के गेट कीपर यानी द्वारपाल के रूप में काम करती हैं। मतलब ये पार्टियां ही तय करती हैं कि जनता के सामने विकल्प के रूप में कौन जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या हम यहाँ मतदाताओं को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं? मतलब? मेरा मतलब है कि अगर जनता सच में महिला नेताओं को इतना ही पसंद करती है तो क्या राजनीतिक पार्टियों पर यह दबाव नहीं पड़ता कि वे महिलाओं को ज्यादा टिकट दें? पार्टियां ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि पार्टियों के अंदर का ढांचा एक अलग ही तरह से काम करता है। डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो या फिर डीएमके हो, जो अक्सर प्रगतिशील होने का दावा करती हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आती है तो इनका पैटर्न भी एक जैसा ही होता है। ये पार्टियां योग्य, सक्षम और जमीन पर काम करने वाली महिलाओं को अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। अरे वाह! तो फिर उनकी जगह टिकट मिलता किससे है? उन पुरुष उम्मीदवारों को जो किसी बड़े नेता के उत्तराधिकारी होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में हेयर्स अपैरेंट कहा जाता है। ये तो कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए किसी बहुत ही शानदार क्लब के बाहर कुछ बाउंसर खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। और वही बाउंसर ये तय कर रहे हैं कि अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं। हाँ। उन्होंने महिलाओं के लिए दरवाजा ही बंद कर रखा है और फिर वही बाउंसर बाहर आकर दर्शकों से कह रहे हैं कि हम क्या करें, इस क्लब में तो कोई आना ही नहीं चाहता। ये एकदम सटीक तुलना है। समस्या क्लब या जनता की नहीं है, समस्या उन बाउंसरों की है जो दरवाजे पर खड़े हैं। सही बात है। और अगर हम 2026 के महिला कोटा बिल की बात करें तो आज जो अलग अलग बहानों से इसका विरोध हो रहा है उसके पीछे का असली कारण महिलाओं की योग्यता पर शक करना नहीं है। तो फिर असली डर क्या है? क्या ये पार्टियां जानबूझकर बदलाव से डरती हैं? देखिए, अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये डर सीधे तौर पर सत्ता के छिन जाने का है।
सत्ता हाथ से जाने का डर। दशकों से एक खास वर्ग ने, जिसमें ज्यादातर पुरुष शामिल हैं, राजनीतिक सत्ता पर अपना एकाधिकार बनाए रखा है। पार्टी के भीतर की पावर डायनामिक्स इसी एकाधिकार पर टिकी हैं। और जब ये बिल पास होगा तो अचानक से इस जमे हुए ढांचे में 1/3 जगह खाली करनी पड़ेगी। ये शक्ति के पुनर्वितरण का डर है। सत्ता में हिस्सेदारी बांटने का डर हमेशा बदलाव का विरोध करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम अक्सर इसे महिलाओं के मुद्दे की तरह देखते हैं, जबकि ये असल में सत्ता के बंटवारे का मुद्दा है। बिल्कुल। अब इस राजनीतिक परिदृश्य को समझने के बाद अगर हम वैश्विक स्थिति पर नजर डालें तो हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। वे इसे केवल महिलाओं का अधिकार या एंटाइटलमेंट नहीं मानते, बल्कि एक सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट की प्रक्रिया बताते हैं। और इन दोनों शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? जब हम इसे सिर्फ एक अधिकार मान लेते हैं तो लगता है जैसे हम किसी पर कोई उपकार कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सशक्तिकरण का मतलब है उस पूरी व्यवस्था को ही तोड़ना जिसने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को हाशिए पर धकेल रखा है। 2018 के वैश्विक डेटा के अनुसार दुनिया भर की संसदों में महिलाओं की औसत भागीदारी सिर्फ 24% थी। सिर्फ 24%? आधी आबादी और प्रतिनिधित्व इतना कम? यही तो ये दिखाता है कि सिस्टम स्वाभाविक रूप से खुद को ठीक नहीं कर सकता। और शायद इसीलिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही भारी भरकम और अटपटा लगने वाला शब्द इस्तेमाल किया गया है, उत्पादक भेदभाव या प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। जी। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। आम इंसान के लिए भेदभाव का मतलब हमेशा कुछ गलत या नकारात्मक होता है। हम भेदभाव को उत्पादक या सही कैसे कह सकते हैं? ये काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, सकारात्मक कार्यवाही या अफर्मेटिव एक्शन असल में इसी उत्पादक भेदभाव का एक रूप है। जब कोई व्यवस्था सदियों से एक ही दिशा में चल रही हो और वो स्वाभाविक रूप से बदलने को तैयार ना हो, तो उसे बाहर से एक धक्का देना पड़ता है और उन्हें तोड़ने के लिए मजबूर करता है। मतलब चूंकि सिस्टम पहले से ही पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ है, इसलिए उसे वापस संतुलन में लाने के लिए आपको दूसरी तरफ थोड़ा भेदभाव करना पड़ेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट है। शॉक ट्रीटमेंट? हाँ, जब आप कोटा लागू करते हैं तो आप उस सदियों पुरानी उत्तराधिकारी वाली पाइपलाइन को काट देते हैं। आप पार्टियों को मजबूर करते हैं कि वे अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलें और नई महिला नेतृत्व की तलाश करें जो उनके पास पहले से मौजूद हैं, लेकिन जिन्हें कभी आगे नहीं लाया गया। तो ये बात साफ हो गई कि इस शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत क्यों है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब इस उत्पादक भेदभाव को कानूनी रूप दिया जाता है, तो क्या वो जो गेटकीपर या बाउंसर हैं, वो इसे चुपचाप मान लेते हैं? क्या लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी अपनी ताकत इतनी आसानी से छोड़ता होगा। अगर हम दुनिया भर के मॉडल्स देखें तो हमें सफलता और साजिश दोनों के बहुत ही रोचक उदाहरण मिलते हैं। जब कानून बनता है तो राजनीतिक दल उसे आसानी से स्वीकार नहीं करते। तो पहले उस तस्वीर को देखते हैं जहां कानून ने सच में काम किया है। अर्जेंटीना, मेक्सिको और कोस्टा रिका इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था इनके बारे में। इन देशों ने जब अनिवार्य कोटा लागू किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज उनकी संसदों में 36% से अधिक महिलाएं हैं। वहां कानून में कोई खामी नहीं छोड़ी गई और पार्टियों को उसे मानना ही पड़ा। लेकिन क्या हमेशा सख्त कानून की ही जरूरत होती है? मतलब क्या राजनीतिक दल खुद से ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते? स्वैच्छिक सफलता के भी उदाहरण हैं। दक्षिण अफ्रीका को देखिए, जहां आज 44.8% महिला सांसद हैं। स्वीडन में भी ऐसा ही है। बिना किसी कानून के? हाँ, दक्षिण अफ्रीका में ANC पार्टी ने खुद अपने स्तर पर 50% टिकट नियम लागू किया। मतलब उन्होंने बिना किसी कानूनी दबाव के खुद तय किया कि आधे टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया था, पेनाल्टी प्रॉब्लम या जुर्माने की समस्या। हाँ, फ्रांस वाला किस्सा। फ्रांस और स्पेन में जो हुआ वो सत्ता के खेल का सबसे खतरनाक रूप है। मतलब वो अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। जी हाँ, इसे हम व्यवस्था की साजिश कह सकते हैं। फ्रांस में जब ये कानून बना कि पार्टियों को महिलाओं को नामांकित करना ही होगा, तो राजनीतिक दलों ने बहुत ही ठंडे दिमाग से लिया गया फैसला किया। उनके लिए संसद की एक सीट ताकत की एक मुद्रा या करेंसी थी।
आर्थिक जुर्माना सिर्फ पैसा था। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि अपनी सत्ता गंवाने से बेहतर है कि सरकार को करोड़ों का जुर्माना भर दिया जाए। गया कि आपने टैक्स बचाने के लिए कोई सीए हायर कर लिया हो जो आपको कानून की कमजोरियां बता दे। सही कहा। और स्पेन में क्या हुआ? वहां तो उन्होंने एक अलग ही तरीका निकाल लिया। स्पेन में पार्टियों ने एक कदम आगे बढ़कर गेटोलाइजेशन की रणनीति अपनाई। ये गेटोलाइजेशन क्या है? मतलब उन्होंने महिलाओं को टिकट तो दे दिए ताकि कानून का पालन होता हुआ दिखे, लेकिन उन्हें जानबूझकर ऐसी सीटों से खड़ा किया जहां से पार्टी का जीतना लगभग असंभव था। सीरियसली? जी हाँ, मतलब महिलाओं को ऐसी जगह धकेल दिया गया जहां से उनका हारना तय था। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर फ्रांस में पार्टियां जुर्माना भर रही हैं और स्पेन में हारने वाली सीटें दे रही हैं, तो क्या सिर्फ एक बिल पास कर देना या कानून बना देना काफी नहीं है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कानून केवल कागज का एक टुकड़ा है। इसे जमीन पर लागू करने के लिए सख्त प्रवर्तन या एनफोर्समेंट की जरूरत होती है। बिना सख्ती के काम नहीं होगा। बिल्कुल। जब तक कानून में ऐसी कमियां रहेंगी जिनका फायदा उठाकर कोई पार्टी अपना सत्ता प्रेम बचा सकती है, तब तक कोटा पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। जुर्माने की रकम इतनी बड़ी होनी चाहिए या सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि पार्टियां उसे नजरअंदाज ना कर सकें। यानी हमें खेल के नियम भी बदलने होंगे और अंपायर को भी सख्त करना होगा। एकदम सही। अब जब हमने दुनिया भर में पार्टियों की इन चालबाजियों को समझ लिया है, तो एक सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल सामने आता है। मान लीजिए सारी बाधाएं पार हो गई, मान लिया 2026 का बिल लागू हो गया, कोई जुर्माना नहीं, कोई चालबाजी नहीं, और महिलाएं सच में भारी संख्या में सत्ता में आ गईं। तो क्या होता है? क्या सच में कोई बदलाव आता है? इसका जवाब हमें किसी और देश में नहीं बल्कि अपने ही देश के पंचायती राज सिस्टम में मिलता है। अरे वाह! बिल्कुल। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि दशकों के ठोस डेटा पर आधारित है। जब हम पंचायती राज में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को देखते हैं तो वो केवल प्रतीकात्मक या दिखावटी नहीं है। तो असल में क्या बदलता है? जब महिलाएं सत्ता में आती हैं तो जमीन पर जो बदलाव होते हैं, स्रोत सामग्री उसे विमेन्स डिविडेंड का नाम देती हैं। विमेन्स डिविडेंड। अगर मैं इसे आम भाषा में समझूं तो ये एक तरह का मुनाफा है, लेकिन ये मुनाफा असल में दिखता कैसा है? कैसे आम इंसान की जिंदगी पर कोई सीधा असर पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। डेटा बताता है कि जिन पंचायतों में कोटे के जरिए महिलाएं सरपंच बनी, वहां सार्वजनिक उपयोगिताओं और बुनियादी ढांचे पर कहीं अधिक खर्च देखा गया। जैसे कि? मतलब गांव में पीने के पानी की व्यवस्था, पक्की सड़कें और स्वच्छता पर ज्यादा फोकस किया गया। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब जब एक महिला नेतृत्व करती है तो उसकी प्राथमिकताएं उन चीजों पर होती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चौंकाने वाला आंकड़ा पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़ा है। अच्छा, पुलिस से कैसे? जिन इलाकों में महिला नेतृत्व है, वहां महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर पुलिस की प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्सिवनेस में भारी सुधार हुआ है। पुलिस ज्यादा जवाबदेह बन जाती है। इसके अलावा बाल पोषण और स्कूलों में शिक्षा के स्तर में भी सीधा सुधार दर्ज किया गया है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ महिलाओं के फायदे की बात नहीं है। जब बुनियादी ढांचा सुधरता है तो उसी पक्की सड़क पर गांव का हर व्यक्ति चलता है। बिल्कुल सही। जब अपराध पर पुलिस सख्ती दिखाती है तो पूरा समाज सुरक्षित होता है। जब बच्चे कुपोषण से बाहर आते हैं तो पूरा देश मजबूत होता है। ये सच में एक ऐसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जहां समाज का हर वर्ग मुनाफा कमा रहा है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि महिला नेतृत्व सिर्फ नई नीतियां नहीं बनाता, बल्कि वो समाज में गहराई तक बैठे अन्याय को दूर करने का काम करता है। सही बात है। एक महिला नेता उन मुद्दों को देख पाती हैं जिन्हें पारंपरिक पुरुष नेतृत्व अक्सर छोटे मुद्दे समझकर अनदेखा कर देता था। एक और खास बात ये सामने आई है कि महिला नेतृत्व का सीधा संबंध महिला उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप के विकास से है। मतलब एक महिला को सत्ता में देखकर बाकी महिलाओं को भी अपना बिजनेस या काम शुरू करने की हिम्मत मिलती है। बिल्कुल, इसे रोल मॉडल इफेक्ट कहते हैं। जब गांव की महिलाएं एक महिला को फैसले लेते हुए देखती हैं तो उनके भीतर का आत्मविश्वास जागता है। हाँ, एक उम्मीद सी जगती है। वे सिर्फ घर तक सीमित न रहकर आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होने की दिशा में कदम बढ़ाती हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर ये विमेन्स डिविडेंड इतना ही शानदार है और जमीन पर इतने अच्छे नतीजे दे रहा है तो फिर अक्सर ये क्यों कहा जाता है कि महिलाएं तो सिर्फ नाम की सरपंच होती हैं? हाँ, वो जो सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, वो जो बहुत ही चर्चित शब्द है सरपंच पति, कि असली काम और फैसले तो उनके पति ही करते हैं।
देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। शुरुआत में जब कोटा लागू हुआ था ना, तब सरपंच पति की अवधारणा काफी हद तक एक सच्चाई थी। अच्छा। क्योंकि सिस्टम नया था, महिलाओं को कभी घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था, इसलिए पतियों ने कमान संभाल ली थी। लेकिन अगर आप आज का डेटा देखें तो ये सरपंच पति का चलन अब बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। क्या सच में? क्योंकि आम धारणा तो आज भी यही है कि फैसले पति ही लेते हैं। आम धारणा और डेटा में यही फर्क है। रिसर्च बताती है कि आज महिलाएं तेजी से स्वतंत्र निर्णय ले रही हैं। वे ग्राम सभाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक मुखर हैं। वो सवाल पूछती हैं, बजट तय करती हैं और अधिकारियों से सीधा संवाद करती हैं। और इस बात का सबसे बड़ा और ठोस सबूत क्या है? क्या है? उनका दोबारा चुना जाना। आंकड़े साफ बताते हैं कि महिला सरपंचों के दोबारा चुने जाने की दर पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक है। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। अगर वो सिर्फ कठपुतली होती तो जनता उन्हें दोबारा क्यों चुनती? ये मुझे उस दौर की याद दिलाता है जब कोई पहली बार साइकिल चलाना सीखता है। साइकिल वाला उदाहरण कैसे? देखिए, जब उन साइकिल सीखते हैं तो पीछे से कोई हमारा संतुलन बनाने के लिए सीट को पकड़ता है। देखने वाले को लग सकता है कि साइकिल तो असल में पीछे वाला इंसान ही चला रहा है। हाँ, सही बात है। सरपंच पति का दौर बिल्कुल उसी ट्रेनिंग वाले दौर की तरह था। शुरुआत में महिलाओं को संतुलन के लिए शायद उस मदद की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही संतुलन बन गया उन्होंने खुद हैंडल संभाल लिया और अब वो अपनी साइकिल खुद दौड़ा रही हैं। अरे वाह, ये बहुत ही खूबसूरत और सटीक रूपक है। जो लोग आज भी महिलाओं की क्षमता पर सवाल उठाते हैं ना, ये डेटा उनके हर तर्क को हमेशा के लिए ध्वस्त कर देता है। बिल्कुल। महिलाएं न सिर्फ अपनी क्षमता साबित कर रही हैं, बल्कि वे उस पुरानी व्यवस्था से बेहतर काम कर रही हैं। एकदम सही। तो आज की इस पूरी चर्चा से हम क्या मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सीख ये है कि 2026 के महिला कोटा बिल की सफलता इस बात पर तो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती कि महिलाओं में राज करने की काबिलियत है या नहीं। बिल्कुल नहीं। क्योंकि वे अपनी काबिलियत तो दुनिया के कई देशों में और हमारे अपने पंचायती राज सिस्टम में पहले ही साबित कर चुकी हैं। एकदम सही कहा आपने। असली चुनौती एक कोटा लागू करना नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों के भीतर बैठे उस पारंपरिक पुरुष नेतृत्व की मानसिकता को बदलना है। वही गेटकीपर्स। हाँ, जब तक सत्ता के गेटकीपर ये नहीं समझेंगे कि सत्ता साझा करने से लोकतंत्र कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत होता है, तब तक रास्ते में अड़चनें आती रहेंगी। और ये एक ऐसा सच है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, इस बेहद गहरी और जरूरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं जी। लेकिन उन जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद हमारी आज की स्रोत सामग्री से एक कदम आगे की बात है, लेकिन उसका आधार यही डेटा है जिस पर हमने आज बात की। अच्छा, वो क्या है? जरा सोचिए, अगर आज स्थानीय स्तर पर महिलाएं इतना शानदार काम कर रही हैं, पंचायतें बदल रही हैं और उनके काम को देखकर जनता उन्हें पुरुषों से कहीं ज्यादा दर पर दोबारा चुन रही हैं, तो क्या भविष्य में, मान लीजिए कुछ दशकों बाद, एक ऐसा समय आ सकता है जब ये पूरा कोटा सिस्टम ही उल्टा हो जाए? मतलब जब आज की ये नई पीढ़ी की बेहद सक्षम, मुखर और अनुभवी महिला राजनेता कल राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगी, तो क्या तब मौजूदा पुरुष नेताओं को अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए किसी विशेष पुरुष कोटे की मांग करनी पड़ेगी? क्या बात है, ये तो वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल है ना? इसी विचारोत्तेजक और शायद थोड़े चुभने वाले सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है हम सब के लिए, तो बस चर्चा करते रहिए और सीखते रहिए।